Dear students, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics. Dear students, in today's video, there are some multiple choice questions based on many chapters which will come in your first term. So let's start our video with the first question of this video. Disk is made of what material in eddy current damping? एडी करंट डैम्पिंग में जो डिस्क बनी हुई होती है वो किस मटेरियल की होती है बेसिकली? कंडक्ट फर्स्ट ऑप्शन है कंडक्टर एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, सेकंड ऑप्शन है कंडक्टर एंड मैग्नेटिक मटेरियल, थर्ड ऑप्शन है हमारा नॉन कंडक्टर एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा नॉन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक मटेरियल. सो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट वाला, दैट इज कंडक्टर एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. दिस इज कंडक्टर एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, द टाइम इंटरवल बिटवीन पल्सेस इज कॉल्ड. जो पल्सेस के बीच का टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पल्स फ्रीक्वेंसी, सेकेंड पल्स डिले, थर्ड पल्स ड्यूरेशन एंड फोर्थ इज पल्स पीरियड. सो आवर आंसर इज पल्स डिले. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, एन ऑसिलोस्कोप प्रोवाइड्स इजी मेजरमेंट ऑफ डैश वैल्यू. तो इंस्टेंटेनियस फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है आरएमएस, थर्ड है पीक टू पीक एंड फोर्थ है एवरेज. सो यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो है पीक टू पीक. दिस इज ओके, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. फोर्थ क्वेश्चन है, हुड वायर इंस्ट्रूमेंट्स हैज़ A/N डैश स्केल. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यूनिफॉर्म, सेकंड ऑप्शन है स्क्वायर्ड, थर्ड है लॉगरिथमिक एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्सपोनेंशियल. सो इसका जो स्केल होता है वो हमारा स्क्वायर्ड स्केल होता है. ओके, दिस इज द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड इफ. व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है हमारा बैलेंस होता है कब होता है? फर्स्ट ऑप्शन, द रेशियो ऑफ रजिस्टर्स ऑन वन साइड ऑफ द ब्रिज इज 1 वाइल द रेशियो ऑफ रजिस्टर्स ऑन द अदर साइड इज इन्फिनिटी. यानी कि एक साइड तो होना चाहिए उनका रेशो, जो रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं उनका एक साइड तो रेशो होना चाहिए 1, दूसरी साइड होना चाहिए इन्फिनिटी. दूसरा ऑप्शन है द रेशियो ऑफ रजिस्टर्स ऑन वन साइड ऑफ ब्रिज इज ग्रेटर दैन द रेशियो ऑफ रजिस्टर्स टू द अदर साइड. तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि द रेशियो ऑफ रजिस्टर्स ऑन वन साइड, एक साइड में जो होना चाहिए रेशो, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक साइड जो रेशो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए दूसरी साइड के जो रजिस्टर्स का रेशो है, तो वो भी गलत है. सो ऑप्शन थर्ड मस्ट बी देयर, क्योंकि अब तीन ही ऑप्शन है इसमें. द रेशियो ऑफ रजिस्टर्स ऑन वन साइड ऑफ द ब्रिज इक्वल टू द रजिस्टर्स ऑन द अदर साइड. यस, दिस इज द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ये इनके अकॉर्डिंग क्या है कि एक साइड का जो रजिस्टर्स का रेशो है दूसरी साइड के जो रजिस्टर्स का रेशो है वो दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. सो दिस इज़ द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन ए ये है हमारा, ऑप्शन बी हमारा ये है और ये हमारा ऑप्शन सी है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, यहाँ से इसमें ये ए लिखा हुआ है गलत है. क्वेश्चन है हमारा, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड इफ the ratio of registers on one side of the bridge equals to the registers on the other side. Okay, question number 6 है हमारा, the pointer of an indicating instrument is final deflected position the dash 0. तो deflecting torque, controlling torque, damping torque and the frictional. so यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, that is damping torque. okay, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ऑल वोल्ट मीटर्स एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटेड बाय पैसेज ऑफ करंट. फर्स्ट है मूविंग आयरन, सेकंड डायनेमोमीटर, थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्थ है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द राइट आंसर. इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी? पहला है ohms पर मीटर, दूसरा है ohms मीटर, थर्ड है साइमन मीटर एंड फोर्थ है साइमन पर मीटर. सो आवर आंसर इज fourth option, that is Simon per meter. This is the right answer, option D. इस वीडियो का 9th क्वेश्चन है हमारा, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज, फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड 0, थर्ड नेगेटिव एंड फोर्थ इनफाइनाइट. सो इसका आंसर है हमारा पॉजिटिव. सो ये आंसर हमारा करेक्ट है. This is the right answer. Next time हमारा क्वेश्चन नंबर 10, the temperature coefficient of resistance of semiconductors is positive, second 0, third negative and fourth infinity. So semiconductors के लिए क्या आना चाहिए हमारा? नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर्स के लिए हमारा पॉजिटिव होता है, हमारा सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, what determines the value of temperature coefficient of resistance of a material? Length, सेकेंड ऑप्शन है क्रॉस सेक्शनल एरिया, थर्ड वॉल्यूम एंड फोर्थ है नेचर एंड टेम्परेचर. सो आवर आंसर इज नेचर एंड टेम्परेचर, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. ओके. क्वेश्चन नंबर 12, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. यहाँ पर क्या आएगा हमारा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट कंडक्टर का क्या होगा हमारा? Dear students, so our question 12 is, the temperature coefficient of resistance of a conductor dash with an increase in temperature. First option है increase, second option है decreases, third option remains the same and fourth option है becomes negative. Dear students, temperature coefficient of resistance किसी भी मेटलिक कंडक्टर के लिए टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ क्या होता है, क्या रिलेशन है, यू मस्ट हैव टू ऑप्ट इट योरसेल्फ. आपको खुद बताना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख कर बताएंगे कि आपका आंसर क्या है. यदि आप नहीं बता पाते हैं तो फिर मैं इसका आंसर बता दूंगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज डैश. नंबर 1 0, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर नेक्स्ट पॉजिटिव एंड नंबर नेक्स्ट इनफाइनाइट. तो इंसुलेटर्स के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा होता है हमारा? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, 0 होता है या फिर इन्फिनिटी होता है, ये भी आपको खुद ही बताना है कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ यूरेका इज, नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 ऑलमोस्ट 0, नंबर 4 इन्फिनिटी. तो डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं इसमें इसका भी आंसर बताता हूँ तो आपको इसका भी आंसर, इन तीनों के आंसर्स एक दूसरे से लिंक करते हैं तो आप इजीली समझ गैस कर सकते हैं. इसलिए आपको इन तीनों के आंसर ही खुद बताने हैं. आपको पता है यूरेका क्या है? अलॉय है. तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए आपने देखा होगा, जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ, तो उसके बेसिस पर मेटलिक कंडक्टर के लिए किस टाइप से जाता है और इंसुलेटर्स के लिए किस टाइप से होता है और अलायस वगैरह के लिए किस टाइप से होता है, तो उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी? आपको पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी एक ही बात है. तो उसके लिए जो हमारा उसका एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? पहला है ऑप्शन ओम सर्कुलर मिली पर इंच, सेकंड है ओम सर्कुलर मिल पर फुट, नेक्स्ट हमारा ओम मीटर एंड नेक्स्ट है हमारा ओम सेंटीमीटर. ठीक है. यहाँ पर आपको पता है ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. ये ऊपर के ऑप्शन ए बी और नीचे वाला ऑप्शन डी ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं. ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, दैट इज ओम मीटर. रेजिस्टिविटी का जो हमारा ऐसा यूनिट होता है वो हमारा ओम मीटर होता है, या फिर हम कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो हमारा ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है हमारा
ओम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डैश विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी हमारी किसी कंडक्टर की क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वो इंक्रीज़ होती है। हालांकि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी इंक्रीज़ होती है। सो इसके लिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, फर्स्ट करेक्ट होगा, दैट इज़ इंक्रीज। ओके, व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, पहला है साइमन, दूसरा है मो मीटर, थर्ड है हमारा ओम। ठीक है, तो कंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये हमारा साइमन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा क्लासिकली यदि हम बात करें, पहले हम कंडक्टेंस की जो यूनिट होती थी वो मोह भी बोलते थे, MHO, MHO, लेकिन ये थोड़ा ओल्डर यूनिट है। ठीक है, ओम का रेसिप्रोकल को हम मोह बोलते थे, क्योंकि ओम कैसे लिखते हैं, OHM, तो इसे हम लिखते हैं MHO, मोह। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का था हमारा, और ये हमारा कंडक्टेंस का था। ठीक है, लेकिन अब जो प्रेजेंट में बोला जाता है वो साइमन बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ सर्किट causes, first option causes free electron to flow, next option है increase the circuit resistance, third option maintain circuit resistance, fourth option is needed to make the circuit complete। तो यहाँ पर है causes free electrons to flow, this is the right answer। the resistance, next question है हमारा question number 19, the resistance of a material is dash its area of cross section, first option directly proportional, second option independent of, third option inversely proportional to, and next option means option D is inversely proportional। so इसका आंसर है हमारा inversely proportional to। क्वेश्चन नंबर 20 है, if the length and area of cross section of a wire are doubled then its resistance becomes 4 times, becomes 16 times, remain the same, and become 2 times। so dear student, this is the question of 10th standard, so you must have to solve it yourself। okay, question number 21, what should be the resistance of an ammeter। ammeter का जो resistance होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0, infinity, negligible, none of the above। so dear students, यदि कोई आइडियल ammeter है तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम नेग्लिजिबल रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें परफेक्ट अमीटर की या फिर हम आइडियल अमीटर की बात करें तो उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हालांकि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली, इट इज़ नॉट पॉसिबल, केवल नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है तो यहाँ पर, लेकिन 0 ऑप्शन दिया होगा तो हमें थ्योरेटिकली हमें आंसर देना होगा 0। ओके, the resistance of an ammeter should be very small, and for an ideal ammeter its value is 0। oh sorry, ये तो इन्होंने उसका वो दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये उसका रीज़न दिया हुआ है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है और ये इसका रीज़न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, हाउ इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है बाय कनेक्टिंग रियोस्टेट, सेकंड ऑप्शन बाय कनेक्टिंग इट टू द बैटरी एंड अ ड्राई सेल, थर्ड ऑप्शन बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस, फोर्थ ऑप्शन बाय कनेक्टिंग स्विच। तो इसके लिए आएगा हमारा, एक तो बैटरी लगानी पड़ेगी, ठीक है, और एक ड्राई सेल लगाना पड़ेगा, या मतलब सॉरी, या तो बैटरी लगानी पड़ेगी या फिर हमें ड्राई सेल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमें करंट देनी है या फिर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है तो रियोस्टेट का ये वर्क थोड़ी ना होता है कि वो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा, ना ही रेजिस्टेंस करेगा इस काम को, ना ही स्विच करेगा। तो इस काम को कौन करेगा, या तो कोई बैटरी लगानी पड़ेगी या फिर बैटरी एलिमिनेटर लगाना पड़ेगा या फिर कोई ड्राई सेल वगैरह लगाना पड़ेगा। ठीक है,
So option B is correct. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज फॉर a purely inductive circuit which of the following is true? Apparent power is zero, relative power is zero, actual power of the circuit is zero, and next option है any capacitance even if present in the circuit will not be charged. ठीक है, तो एक्चुअल पावर सर्किट की जीरो होनी चाहिए, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जैसे यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी आंसर सिंपली दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? ठीक है, तो ओम, हेनरी, एम्पियर टर्न्स, वेबर पर मीटर, तो आंसर है हमारा हेनरी। इसका आंसर है हमारा हेनरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिया हुआ है यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? हेनरी भी हमारा यूनिट है, कूलाम पर वोल्ट एम्पियर भी हमारा, नहीं सॉरी, देखते हैं, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर ये भी है, और कूलाम पर वोल्ट एम्पियर, सो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर कूलाम पर वोल्ट एम्पियर होना चाहिए, क्योंकि वोल्ट सेकंड पर एम्पियर भी ऐसा यूनिट होता है हमारा इंडक्टेंस का, और हेनरी भी होता है, तो ये नहीं होता है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। लास्ट में ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, वो हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, इन केस ऑफ एन इंडक्टेंस करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन आपको आंसर सामने दिख रहा है। ठीक है, दैट इज ये दिया हुआ है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट विल ओपोज अ चेंज इन सर्किट करंट? फर्स्ट ऑप्शन कैपेसिटेंस, दूसरा ऑप्शन है इंडक्टेंस, तीसरा ऑप्शन है रेजिस्टेंस, एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर है हमारा इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इज द राइट आंसर। Question number 28. The magnitude of the induced EMF in a conductor depends on the number one flux density of the magnetic field, second amount of flux cut, third amount of flux linkage, and fourth rate of change of magnetic linkages. So इसका ऑप्शन है हमारा डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, rate of change in magnetic linkages or rate of change of magnetic linkages. Question number 29. Mutually inductance between two magnetically coupled coil depends on, ठीक है, नंबर वन परमेबिलिटी ऑफ द कोर, नंबर टू by the number of their turns, number third cross sectional area of their common core, and number फोर all of the above। तो इसका आंसर भी हमारा ऑप्शन डी ही है। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 31,
sorry, question number 30. A laminated iron core has reduced eddy currents losses because number one, more wire can be used with less DC resistance in coil. Second option is the laminations are insulated from each other. Third option, the magnetic flux is concentrated in the air gap of the core. And fourth option, the laminations are stacked vertically. So it is option B is the right answer. The laminations are insulated from each other. Okay. Question number 31. The law that the induced EMF and current always oppose the cause producing them is due to Faraday, Lenz, Newton, Coulomb. तो आपको पता है it is the Lenz law. So option B is correct. That is Lenz. ठीक है. Question number 32. The direction of induced EMF can be found by Laplace law, Lenz law, Fleming's right hand rule, Kirchhoff's voltage law. So ये भी हमें Lenz law है हमारा, Lenz law से ही हम पता कर सकते हैं. So option B is correct. Question number 32 का आंसर B सही है. Question number 33. Air core coils are practically free from number one hysteresis losses, number two eddy currents losses, number third both A and B means hysteresis loss and eddy current losses, and option D none of the above. So इसका ऑप्शन है हमारा दोनों सही है, ये भी और ये भी. सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दैट बोथ A and B. ओके. क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा both the number of turns and the core length of an inductive coils are doubled, its self inductance will be unaffected, doubled, halved, quadrupled. तो इसका आंसर है हमारा डबल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा. If current in a conductor increases, then according to Lenz's law, self-induced voltage will be number 8 to the increasing current. Second option 10 to decrease the amount of current. Third option है produce current opposite to the increasing current. And fourth option है 8 to the applied voltage. तो इसका आंसर होगा produce current opposite to the increasing current. जिधर की साइड इंक्रीज हो रही होगी करंट उसके ओपोजिटली ये प्रोड्यूस करेगा करंट को. क्वेश्चन नंबर 36. इलेक्ट्रिक करंट originates from which part of an atom? First nucleus, second entire atom acting as a unit, third option positively charged protons, and option D that is negatively charged electrons. तो इसका ऑप्शन डी है. यहाँ पर आपको आंसर साफ दिख ही रहा होगा, ये रहा आपका आंसर. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 37. Which of the following is true for electrical forces? लाइक चार्ज अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज रिपेल. तो ये गलत है. लाइक चार्ज तो रिपेल करते हैं जबकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, उल्टा दिया हुआ है. ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ये सही है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस द थर्ड टाइप, नहीं, ये गलत है हमारा. फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत 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 ज़्यादा बड़ा फोर्स होता है हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्सेस. रियलिटी में ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 38.
एन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कैन बी यूज फॉर, डी स्टूडेंट, जैसे कि कैपेसिटर को हम एसी के लिए यूज़ करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है वो हमारा बेसिकली डीसी के लिए ही यूज़ होता है हमारा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ डीसी ओनली। इसमें जो पूछा है कि डीसी के लिए यूज़ करेंगे एसी के लिए या फिर एसी और डीसी दोनों के लिए, तो ऑप्शन है इसका केवल डीसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स, थिकनेस ऑफ प्लेट्स, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, थिकनेस ऑफ प्लेट्स, ठीक है ना, क्योंकि यदि हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे प्लेट्स की तो भी अफेक्शन आएगा, सॉरी अफेक्ट होगा हमारा जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी, और एरिया बढ़ा देंगे प्लेट्स का तो भी हमारी इफेक्ट होगी, लेकिन थिकनेस के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं होता फॉर्मूले में, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सही है और ना ही मैं ये कहूँगा ये गलत है, ठीक है। ये आपको खुद लॉजिक लगा के देखना है और बताना है कि कौन सा इनमें वेक्टर नहीं है, ठीक है। हो सकता है एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आप अपने अकॉर्डिंग बताना कि कौन सा है, एक है, दो हैं, तीन हैं, या चारों के चारों हैं, या सारे के सारे ही वेक्टर हैं, मतलब वेक्टर हैं या फिर वेक्टर नहीं है, ये आपको खुद देखना है। यू मस्ट हैव टू चेक योर सेल्फ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो आंसर्स आपके सामने हो वो सही हो, और ये भी सही, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है आंसर, ठीक है। मीन्स यू मस्ट हैव टू चेक योर सेल्फ, ओके, and write it to me in the comment box, okay. So you may answer me in the comment box. Question number 41, two plates of parallel plate capacitor after being charged from a constant voltage source are separated apart by means of insulated handles, then the voltage across the plates increases, voltage across the plates decreases, third है charge on the capacitor decreases, and fourth option charge on the capacitor increases. So इसका आंसर है हमारा voltage across the plates decreases, means option B is the right answer, okay. Option B is the right answer. Question number 42, and in an iron cored coil the iron core is removed so that the coil becomes an air cored coil. The inductance of coil will, number 1 increase, number 2 decrease, number 3 remains the same, number 4 initially increases and then decreases. So इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज डिक्रीज, ओके। 43rd क्वेश्चन है हमारा, एन ओपन कॉइल हैज, नंबर 1 जीरो रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, नंबर 2 इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड जीरो इंडक्टेंस, नंबर 3 इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड नॉर्मल इंडक्टेंस, एंड ऑप्शन 4 इज जीरो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस। सो इसका आंसर है हमारा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड जीरो इंडक्टेंस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, हायर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, ऑप्शन फर्स्ट लेसर इट्स Weber turns, option 2 lower the EMF induced, option 3 greater the flux produced by it, and option 4 longer the delay in establishing steady current through it, okay. So इसका आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज longer the delay in establishing steady current through it, okay, means option D is correct. Question number 45, the property of coil by which counter EMF is produced in it when the current through the coil changes is known as, number 1 self inductance,
Number 2 mutual inductance. Number 3 series adding inductance. And number 4 capacitance. So इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस. ओके, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 46. As per Faraday's law of electromagnetic induction, an EMF is induced in a conductor whenever it, ऑप्शन फर्स्ट, ये हमारे एट के बाद है डैश. नंबर 1 lies perpendicular to the magnetic flux. Option B lies in the magnetic field. Option C cuts magnetic flux. And option D moves parallel to the direction of magnetic field. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हमारा सी. सी हमारा करेक्ट आंसर है हमारा, ये कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, ये वाला आंसर. क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट स्टोर एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. नंबर 1 इंडक्टेंस, नंबर 2 कंडेंसर, नंबर 3 वेरिएबल रेजिस्टर, नंबर 4 रेजिस्टेंस. सो इसका आंसर है हमारा इंडक्टेंस. ओके. क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा. The inductance of a coil will increase under the following conditions except number 1 when more length of same number of turns is provided. Number 2 है हमारा when the number of turns of the coil increase. Number 3 है हमारा when more area of for each turn is provided. And number 4 हमारा when permeability of the core increases. So इसका option A correct है, that is when more length for the same number of turns is provided. Option A is correct option. Question number 49 हमारा. core of an electromagnet should have number 1 low coercivity, number 2 high susceptibility, number 3 both of the above, and next है हमारा none of the above. So इसका आंसर हमारा C, that is low coercivity and high susceptibility means both of the above is the right answer, means option C is the right answer. Question number 50 है हमारा. Magnetism of a magnet can be destroyed by number 1 heating, number 2 hammering, number 3 by inductive action of another magnet, and option D by all above methods. Yes, definitely इसको हम किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या तो हम हीट कर दें उसे, या फिर हैमरिंग कर दें, या फिर इंडक्टिव एक्शन ले लें किसी दूसरे मैग्नेट से, किसी दूसरे मैग्नेट का. ठीक है, सो ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, ये भी सही है, और इस केस में हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, डी. Next, temporary magnets are used. Number 1 loudspeakers, number 2 generators, number 3 motors, number 4 all of the above. तो हमारी ये टेम्परेरी मैग्नेट्स होती हैं वो लाउड स्पीकर में भी लगाई जाती हैं, जनरेटर्स में भी लगाई जाती हैं, मोटर्स में भी लगाई जाती हैं. सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. ओके, मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 51 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 52. Main cause
Causes of noisy solenoid are: number one, a strong tendency of fan out of the laminations at the end caused by repulsion among magnetic lines of force. Option B हमारा uneven bearing surface caused by dirt or uneven wear between moving and stationary part. Option C हमारा both of the above and none of these is the last option. So इसका आंसर हमारा ये भी सही है. Strong tendency of fan out of the laminations at the end caused by repulsion among magnetic lines of force, ये भी सही है हमारा. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा क्या, uneven bearing surface caused by dirt and even uneven wear between moving and stationary parts, तो ये भी सही है हमारा. और ऐसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए, हमारा ए एंड बी बहुत करेक्ट होने चाहिए, यानी हमारा ए भी ऑप्शन है हमारा और बी भी ऑप्शन है. और ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को प्रेफर करेंगे. मीन्स बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. Question number 53. Question number 53 हमारा, the attraction capacity of electromagnet will increase if dash core length increase, number two core area increases, next flux density decreases, next flux density increases. So option D is correct, that is flux density increases. Question number 54. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. इनमें से जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें कौन सा वाला करेक्ट है हमारा. तो पहला है हमारा, द कंडक्टिविटी ऑफ फेराइट्स इज बेटर देन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. नेक्स्ट है हमारा, द कंडक्टिविटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज बेटर देन फेराइट्स. नेक्स्ट है हमारा, द कंडक्टिविटी ऑफ फेराइट्स इज वेरी हाई. नेक्स्ट है हमारा, द कंडक्टिविटी ऑफ फेराइट्स इज सेम एज दैट ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. आंसर इसमें गिवन है, आपको अपना ब्रेन खुद यूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है. The straight line of magnetic flux is defined as, number one, a line vertical to the flux line, number two, the mean length of the ring shaped coil. Next हमारा, a line of magnetic flux in a non uniform field. और ऑप्शन नेक्स्ट है, ए लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच डज नॉट फॉलो द डिज़ाइन पाथ. तो इसका आंसर है, ए लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच डज नॉट फॉलो द डिज़ाइन पाथ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 56. If the bar magnet has number one dipole moment, number two monopole moment, number three both A and B, and नंबर नेक्स्ट है हमारा नन ऑफ द अबव. तो डाइपोल मूवमेंट ही होगा उसमें, क्योंकि कोई भी मैग्नेट हमारी डाइपोल होती है हमारी. ठीक है. मोनोपोल तो होती नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है. सो इट इज़ अ डाइपोल मूवमेंट. तो दिस इज मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 57. How does the magnetic compass needle behave in a magnetic field? Number one, it assures a position right angle to the magnetic field. No. Second option, it starts rotating. No. Third option, it assures a position which follows a line of magnetic flux. Definitely it is the right answer. And option D, none of the above, it is also not. So option C is correct. Okay. Question number 58. In a simple magnetic field, the strength of magnetic flux, number one, is constant and has same value in energy part of the magnetic field. नेक्स्ट हमारा ये जो बन रहा है हमारा 6 नहीं है, ये हमारा ये बी है. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी लिखा हुआ है.
ये ऑप्शन है हमारा बी। ये क्या है, इंक्रीजेस कंटिन्यूसली फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू। ऑप्शन सी क्या हमारा डिक्रीजेस कंटिन्यूसली फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, एंड ऑप्शन डी इज फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस टिल इट बिकम्स जीरो। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Question number 59. For which of the following material the saturation value is the highest? Number one, ferromagnetic materials. Number two, ऑप्शन बी है ये फिर वही बना हुआ है, इसी टाइप से बन रहा है, सिक्स टाइप का, ये बी है। ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। नंबर थर्ड हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। नंबर फोर फेराइट्स, तो फेराइट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60. The magnetic material exhibit the property of magnetization because of number one, orbital motion of electrons. Number two, spin of electrons. Number three, spin of nucleus. Number four, either of these, and option E, all of the above. So option C is the correct. Question number 61. Which of the following materials are diamagnetic? Silver, silver and copper, iron. तो ये क्वेश्चन आपके लिए सेल्फ अटेम्प्ट है, ठीक है। Question number 62. Which of the following type of materials are not very important for engineering applications? तो पहला ऑप्शन है फेरोमैग्नेटिक, नंबर टू पैरामैग्नेटिक, नंबर थ्री डायमैग्नेटिक, नंबर फोर नन ऑफ द अबव। सो इट इज डायमैग्नेटिक, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 63. The most effective and quickest way of making a magnet from soft iron is by, पहला ऑप्शन है प्लेसिंग इट इनसाइड अ कॉइल कैरिंग करंट, ऑप्शन बी हमारा इंडक्शन, ऑप्शन सी है द यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ऑप्शन डी हमारा रबिंग विद अनदर मैग्नेट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मीन्स द प्लेसिंग इट इनसाइड अ कॉइल कैरिंग करंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, सी मत समझ लेना, ये राइट का निशान लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64. द कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर शील्डिंग और स्क्रीनिंग मैग्नेटिज्म इज कॉपर, नंबर टू एल्यूमिनियम, नंबर थ्री सॉफ्ट आयरन, नंबर फोर ब्रास। तो ये हमारा है सॉफ्ट आयरन। आपने देखा होगा सॉफ्ट आयरन को यूज़ भी की जाती है। Question number 65. The Biot-Savart's law is a general modification of number one Kirchhoff's law, number two Lenz's law, number three Ampere's law, number four Faraday's law. So option C is correct. That is Ampere's law. Question number 66. A permanent magnet attracts some substances and repels other. A permanent magnet. Number one, attracts some substances and repels other. Number two, attracts all permanent paramagnetic substances and repels other. Number three, attracts only ferromagnetic substances. Number four, attracts ferromagnetic substances and repels all others. So option A is correct. That is, attracts some substances and repels others. ऑप्शन ए इज करेक्ट। आंसर भी दिया हुआ है इसमें नीचे। आंसर्स तो बेसिकली ऑलमोस्ट सभी के दिए हुए हैं ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 67. द रिटेंटिविटी, आपको पता है एक प्रॉपर्टी है, डेफिनेशंस भी लिखाई हुई है। द रिटेंटिविटी ऑफ अ मटेरियल इज यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, किस चीज़ के लिए यूजफुल है हमारा? नंबर वन परमानेंट मैग्नेट्स, नंबर टू ट्रांसफॉर्मर्स, नंबर थ्री नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंड नंबर फोर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज परमानेंट मैग्नेट्स। क्वेश्चन नंबर 67 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 68. If a copper disc is rotated rapidly below a freely suspended magnetic needle, the magnetic needle shell starts rotating with a velocity number one less than that of the disc but in opposite direction, number two equal to that of the disc and in the same direction,
Number 3 equal to that of the disk and in the opposite direction. And number next है हमारा less than that of the disk and in the same direction. So option D is correct, means उसका जो रोटेशन की स्पीड होगी वो हमारी लेस होगी हमारी, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में होगी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. यहाँ पर आपको ऑप्शन डी दिख रहा है. आंसर डी, that is less than that of the disk and in the same direction. Question number 69. Hysteresis loop in case of magnetically hard materials is more in shape as compared to magnetically soft materials. Number 1 circular, number 2 triangular, number 3 rectangular, number 4 none of these. So option C is preferable, that is rectangular. Question number 70. A rectangular magnet of magnetic moment M is cut into two pieces of same length. The magnetic moment of each piece will be number 1 M, number 2 हमारा M by 2, number 3 2M, number 4 M by 4. So इसका आंसर है हमारा M by 2. That is M by 2. Question number 71. The magnetic reluctance of a material, number 1 decreases, decreases with increasing cross sectional area of material. ऑप्शन बी है हमारा क्या, increases with increasing cross sectional area of material. ऑप्शन सी हमारा does not vary with increasing cross sectional area of material. ऑप्शन डी है हमारा any of the above. So option A is correct. Option A is correct. Option A is correct. Question number 72. The initial permeability of the iron rod is number 1 highest permeability of the iron rod, the lowest permeability of the iron rod, number 3rd number the permeability of the end of the iron rod, number 4 है the permeability almost is non-magnetized state. So option D is correct. Question number 73 हमारा, a certain amount of current flows through a ring-shaped coil with fixed number of turns. How does the magnetic induction B varies inside the coil if an iron core is threaded into coil without dimensional change of the coil? Number 1 decreases, number 2 increase, number 3 remains constant. तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, दैट इज इंक्रीजेज. That is this option B is correct. Question number 74. A keeper is used to change the direction of magnetic lines.
ये मैग्नेटिक चेंज ऑप्शन ए है हमारा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस. नंबर 2 एम्पलीफाई फ्लक्स. नंबर 3 स्टोर लॉस्ट फ्लक्स. नंबर 4 provides a constant path for flux. So option D is correct, provides a closed path for flux. Okay, लैब में देखा होगा आपने मैग्नेट के साथ जो कीपर लगे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 75. मैग्नेटिक मूवमेंट इज अ डैश. नंबर 1 पोल स्ट्रेंथ. नंबर 2 यूनिवर्सल कांस्टेंट. नंबर 3 स्केलर. नंबर 4 वेक्टर. सो इसका आंसर है वेक्टर. Question was 76. The change of cross-sectional area of conductor in magnetic field will affect number 1 reluctance of conductor, number 2 resistance of conductor, number 3 ए और बी दोनों सही हैं, और नंबर 4 नन ऑफ द अबव. सो ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों सही हैं. दैट इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 77. The uniform magnetic field is dash. ये रहा. नंबर 1 the field of a set of parallel conductors. Number 2 the field of single conductor. Number 3 the field in which all lines of magnetic flux are parallel and equidistant. Number 4 none of the above. So इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज द फील्ड इन विच ऑल लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इसका आंसर भी ऑप्शन सी ही है पिछले वाले की तरह. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78. 78th क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. Number 1 the magnetic flux inside the exciting coil is lower than its outside surface. Number 2 the magnetic flux inside the exciting coil is 0. Number 3rd है हमारा the magnetic flux inside the exciting coil is greater than the outside surface. और नंबर 4 है हमारा the magnetic flux inside the exciting coil is same as on its outside surface. तो इसमें आंसर आपको दिख ही रहा है. ठीक है. Question number 79. The magnetomotive force is number 1 voltage across the two ends of the exciting coil. Number 2 the flow of an electric current. Number 3 the sum of all currents passed by one line of magnetic field. And the last option is the passage of magnetic field through an exciting coil. So option आपके सामने गिवन है और आंसर भी आपके सामने गिवन है. And the last question of this video is how many terminals an electric bulb consists of. किसी बल्ब के कितने टर्मिनल होते हैं. सिंपल सी बात है, 2 टर्मिनल्स होते हैं. तो इसे आगे पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सिंपल है हमारा. ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, सो thanks for watching. That's all for the day. Have a wonderful day. Dear students, if you like this video, please like, share and subscribe. Thanks. Have a wonderful day once again.